वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे व्हाट्स इन माय फीड एडिशन का दूसरा वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे डॉक्टर रुचिका शर्मा के एक वीडियो पे, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन हैं और बहुत वाइब्रेंटली हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर विद फैक्ट्स एंड डेटा के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स और टॉपिक्स पर। तो लेट्स सी। चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो कौन थे मैकॉले? थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो तो momentor.in वेबसाइट पर आप अभी रजिस्टर कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं पता है momentor.in क्या है, momentor.in एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी 11th और 12th क्लास बेस्ड नॉलेज पर 30 मिनट का टेस्ट देकर एक फाइनेंशियल हेल्प भी हासिल कर सकते हो और किसी भी डिग्री और स्किल कोर्स की फ्री स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। तो लिंक आपको इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। मैकॉले अंग्रेज अफसर थे और 19वीं शताब्दी में भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के चेयरमैन भी नियुक्त थे। इसी समय अंग्रेज अफसरों के बीच ये डिबेट चल रहा था कि भारतीयों को किस भाषा में पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। एक ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट का, जो मानते थे कि 1813 की चार्टर एक्ट, जिसके हिसाब से सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बढ़ावे के लिए, ओरिएंटलिस्ट को लगता था कि ये एजुकेशन भारतीयों को उन्हीं की भाषाओं में दी जानी चाहिए, यानी हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह। और ओरिएंटल लर्निंग यानी संस्कृत और अरबिक किताबों में बंद एजुकेशन सब इंडियंस को दी जानी चाहिए। इसके विरोध में थे एंग्लिसिस्ट्स, वो अंग्रेज अफसर जिन्हें लगता था कि 1813 की चार्टर एक्ट भारतीयों को अंग्रेजी वैल्यूज में तालीम देने के लिए कहती है। एजुकेशन अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, जिससे अंग्रेजी सरकार को एक इंग्लिश एजुकेटेड क्लास मिल सकेगी जो कंपनी का क्लरिकल काम कर सकेगी। तो इस सब में मैकॉले का क्या रोल था? मैकॉले ने 1835 में एक मिनट लिखा जहां उन्होंने इंडियंस को इंग्लिश में ही इंग्लिश एजुकेशन देने की बात की और ये भी कहा कि इससे अंग्रेजी सरकार को ही फायदा है, उन्हें इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन क्लर्क्स मिल सकेंगे। ओरिएंटलिस्ट ने इसके विरोध में कहा कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी में वेस्टर्न एजुकेशन मिल जाएगी तो वो अंग्रेजी सरकार से सवाल करने लगेंगे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मांग करने लगेंगे। जिसके जवाब में मैकॉले ने कहा कि अंग्रेजी सरकार इंडियंस को गुलाम बनाने के लिए उन्हें अनपढ़ नहीं रख सकती। अगर किसी दिन भारतीय अंग्रेजों से डेमोक्रेसी मांगेंगे तो ये अंग्रेजी सरकार के लिए फख्र की बात होगी। बेंटिक ने इस मिनट पर 1835 में ही मोहर लगा दी और यूं शुरू हुआ सिलसिला भारतीयों को अंग्रेजी एजुकेशन देने का। जो मैकॉले ने सोचा था वो जरूर हुआ। इंडियंस की एक इंग्लिश एजुकेटेड क्लास तैयार हो गई। लेकिन क्या वो हुआ जिसका अंग्रेजों को डर था कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस अंग्रेजी? तो भाई, हमारे पास यही एक ऑप्शन था कि हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर हमारा खुद का एक एजुकेशन सिस्टम था तो क्या वो इतना मॉडर्न था जितना ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था। और यही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आज तक रिलेवेंट चलता आ रहा है, हमारे इंडिया का पार्ट बने हुए, हमारे एजुकेशन का पार्ट बनते हुए आ रहा है। और जिसकी वजह से हमें सिर्फ एम्स नहीं मिला, हमें इसरो भी मिला और हमें कई ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मिले। और अगर आज भी हम जैसे इंडिया, जो कि हमारा सबसे बड़ी प्राउड वाली चीज़ है, इंडियन आईटी सेक्टर जो हमारा आज प्राउड है, तो अगर हम उसका रूट कॉज भी देखें तो वो एक तरीके से ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का ही थैंकफुल बनता है, क्योंकि इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम वर्ल्ड में compete कर पाए विद अनदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो भाई, वर्ल्ड में अगर बराबर चलना है तो अंग्रेज़ का सिस्टम तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में नो डाउट कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में ही अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही मेनली राज किया है। और आज जो सॉफ्ट पावर है
ब्रिटेन की या फिर यूएस सॉर्ट ऑफ यूएस की, तो वो इंग्लिश ही है जो कि आज सबसे बड़ी इनकी सॉफ्ट पावर है और जो पूरा वर्ल्ड मानता है। और मेनली इसी में काम किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आज पूरे वर्ल्ड में काम किया जा रहा है। सरकार से सवाल करेंगे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मांग करेंगे। 1835 के ठीक 19 साल बाद 1854 में एक 42 कविताओं का संग्रह लिखा गया, जिसकी 28वीं कविता थी ये। कविता मराठी में लिखी गई है, अंग्रेजी मावली, लेकिन ये मदर इंग्लिश इसका अंग्रेजी अनुवाद है। और मैं आपको जल्दी से इसका हिंदी में सार भी बता देती हूँ। कविता कहती है कि अंग्रेजी भाषा ने एक माँ की तरह शूद्रों का उद्धार किया है। ना ही मुगलों ने, ना ही पेशवाओं ने, अंग्रेजी ने ही असली ज्ञान की जिंदगी दी है शूद्रों को। माँ रूपी अंग्रेजी ने ही पशुता को तोड़कर मनुष्य। यही एजुकेशन सिस्टम तो था जिसने हमारे देश में सती प्रथा और जो मेनली जो कास्ट सिस्टम बेस्ड एजुकेशन थी उसको हटाया और सभी के लिए एजुकेशन जैसी चीज़ एक ऑप्शन बनाई कि हम उसको पढ़ें और हम एक ऐसी सोच वाले बने कि हमें एक्सेप्टेंस आए बाकी सभी जातियों को लेकर, और इसमें ये फ़र्क जो है वो ख़त्म हो, हम भी एक मतलब एक्सेप्टेबल सोसाइटी बने और सभी यहाँ सभी को जगह हो, और मेनली एजुकेशन में सभी को जगह हो कि सभी पढ़ें और सभी अपने देश के लिए सर्व करें या कुछ उसके लिए काम करें। दी है शूद्रों को। किसने लिखी थी ये कविता? दलितों और औरतों के हक के लिए लड़ने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने। खुद एक शूद्र जाति में पैदा हुई सावित्रीबाई ने दलितों, शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में अपना जीवन व्यतीत किया, और उनके हिसाब से अंग्रेजी एजुकेशन की वजह से ही भारत के स्त्री, शूद्र और अतिशूद्र को पहली बार एजुकेशन मिल पाई। इसी काव्य संग्रह में सावित्रीबाई ने एक और कविता लिखी, सेम नाम की, मदर इंग्लिश, अंग्रेजी मावली। कविता के हिसाब से अंग्रेजी के आने से अच्छे दिन आ गए हैं, क्वाइट लिटरली। पहले ब्राह्मण धर्म की वजह से शूद्रों को ज्ञान से दूर रखा जाता था, लेकिन अंग्रेजी के आने से ब्राह्मणों का राज खत्म हो चुका है। इससे शूद्रों को फायदा हुआ है क्योंकि मनुस्मृति की मौत हो चुकी है। इनकेस आपको नहीं पता मनुस्मृति क्या है, औरतों के खिलाफ कितने जहर उगलती है, तो मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले के हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन ने महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय गुलामी से आजादी दी। ये था इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी एजुकेशन से पहले, जहां सिर्फ उच्च जाति के मर्दों को ही एजुकेशन मिलती थी, ना शूद्रों, अतिशूद्रों को और ना ही महिलाओं को। यही बात सावित्रीबाई फुले की एक 11 साल की स्टूडेंट मुक्ताबाई ने भी ज्ञानोदय नाम के अखबार में लिखी थी कि पहले हम यानी शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं इमारतों के तले दबे रहते थे। हमें पढ़ने और लिखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद हमें ना तो कोई हरास करता है, ना हमें जिंदा गाड़ देता है, ना ही हमें सूली पे चढ़ाता है। हाउ फैसिनेटिंग। अगर अंग्रेजी एजुकेशन को दलितों और महिलाओं के नजरिए से देखें तो पता चलता है कि अंग्रेजी एजुकेशन से पहले इन्हें कितना ऑप्रेस किया जाता था, और ये बात उन्हें अंग्रेजों के समय अंग्रेजी एजुकेशन की वजह से ही समझ आई। अंग्रेजी में ही संस्कृत में लिखी गई मनुस्मृति, वेद पुराण का अनुवाद हुआ, तो पता चला कि महिलाओं और पिछड़ी जातियों के साथ कब से और कितने तरीके से अत्याचार हो रहे थे कि उनकी ब्राह्मणवाद में गुलामी की दास्तां। मतलब संस्कृत भाषा में भी कोई वर्क था ही नहीं इतना, और ना उसको रिस्टोर करके रखा गया और ना उसको एक मीडियम बनाया गया हमारे बातचीत करने का, तो वो यूज़ ही नहीं था उसका। और फिर इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज बनी उन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे एक्सेप्टेंस आई इस चीज़ में, और फिर हम अपने धार्मिक ग्रंथ समझ पाए। मतलब हाउ मतलब व्हाट आई कैन से, मतलब ये एग्जैक्ट एट द सेम टाइम एक दुख की बात भी है। कितनी पुरानी है। अंग्रेजी एजुकेशन ने ही उन्हें सशक्त बनाया और ब्राह्मणिज्म की बेड़ियों से मुक्त किया। इन शॉर्ट, जैसा पीएम कह रहे हैं वैसा इतिहास में देखने को मिलता ही नहीं।
मकौले की इंग्लिश एजुकेशन से गुलामी मानसिकता नहीं आई, बल्कि इसी एजुकेशन की वजह से दलितों और महिलाओं को पहली बार पढ़ने का मौका मिला और खुद को भारतीय समाज की जातिवादी और महिला विरोधी सोच की गुलामी से आजाद करने का मौका भी मिला। इंग्लिश एजुकेशन ने महिलाओं और पिछड़ी जातियों की गुलामी मानसिकता दूर की। यही बात सावित्रीबाई फुले अपनी एक और कविता स्टडी इंग्लिश में दोहराते हैं, जहां वो महिलाओं और शूद्र अतिशूद्रों से कहती हैं कि वो अंग्रेजी सीखकर कास्ट हायरार्की को खत्म कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप सावित्रीबाई फुले की जिंदगी और उनके संघर्ष को पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैंने उन पे एक लंबा लेख लिखा था एक किताब के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। खैर, ये बात सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले ने भी कही, जिन्होंने सावित्रीबाई की तरह ही अपनी सारी जिंदगी औरतों, शूद्रों और अतिशूद्रों की अपलिफ्टमेंट में लगा दी। 1873 की अपनी किताब गुलामगिरी में फुले लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने कई सदियों तक शूद्रों को एजुकेशन पाने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब अंग्रेजी उनकी मदर ऑफ नॉलेज है, जिससे वो मनु के माइंडसेट को खत्म कर सकते हैं, यानी मनुस्मृति के कास्टिस्ट माइंडसेट को। इनफैक्ट ज्योतिबा फुले की पढ़ाई एक इंग्लिश मिशनरी स्कूल में ही हुई थी। फिर उन्होंने अंग्रेजी किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी, टॉमस पेन की लिखी हुई, और इसी से वो अपनी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में और सशक्त हुए। उनके हिसाब से अंग्रेजी एजुकेशन सोशल रिफॉर्म का जरिया थी। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, जिनके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन ने उन्हें और ना जाने कितनी महिलाओं और शूद्र अतिशूद्रों को उभारा, क्या प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ये है मकौले पुत्र, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितना जातिवाद देखा और फिर अंग्रेजी एजुकेशन की मदद से दलितों और महिलाओं के लिए कितने स्कूल्स खोले, उन्हें पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या ये है पीएम के हिसाब से मकौले की औलाद? सिर्फ शूद्र अतिशूद्र ही नहीं, औरतों को भी एजुकेशन से परे रखा जाता था अंग्रेजी एजुकेशन से पहले। पंडिता रमाबाई, एक ब्राह्मण वुमन जिन्होंने सती, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन के समर्थन में पुरजोर आवाज उठाई, वो अपनी अंग्रेजी में लिखी 19वीं शताब्दी की किताब हाई कास्ट हिंदू वुमन में कहती हैं कि छोटी बच्चियों को केवल कुछ लोकगीत और लोक कविताएं रटा दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। जब वो 6-7 साल की होती थी तब अपनी माँ के हाथ बटाती थी घर के काम में और अपने छोटी भाई बहनों की देखभाल करती थी। अपनी किताब में रमाबाई कहती हैं कि उनकी माँ महज 9 साल की थी जब उनकी शादी उनके 44 साल के पिता अनंत शास्त्री से हुई। 9 साल की बच्ची की शादी 44 साल के मर्द से। इनफैक्ट रमाबाई बताती हैं कि उन्हें और उनकी माँ को एजुकेशन उनके फादर ने ही दी थी, जिसके लिए उन्हें समाज से खरी खोटी सुननी पड़ी। लेकिन उनके इतने आज़ाद ख्याल के पिता ने भी उन्हें और उनकी माँ को शास्त्रों की नॉलेज से दूर रखा, क्योंकि औरतों को ये नॉलेज कतई अलाउड नहीं थी। इसी किताब में रमाबाई मनुस्मृति के विश्लेषण करती हैं और बताती हैं कि वो किताब कितना जहर उगलती है औरतों। कांट इमेजिन कि मतलब हम लोग कहाँ जी रहे थे, मतलब एजुकेशन सिस्टम से पहले, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से पहले। मतलब शायद अगर कोई हमें देखता तो इनह्यूमन ही बोल देता कि मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि मतलब कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता है। और जबकि सेम स्किन, सेम रीजनल लोग और एक ही देश के रहने वाले लोग, और वो सेम मतलब उनमें खुद में कोई यूनिटी नहीं है, और वो खुद ही नहीं चाहते कि उन्हीं के देश का कोई दूसरा इंसान पढ़े, आगे बढ़े। मतलब हाउ बैकवर्ड थिंग इट इज। यहाँ वो सती और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी लिखती हैं। अगर आपको रमाबाई की फैंटास्टिक लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में उत्सुकता हो रही है तो मैंने उन पर एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। कि रमाबाई लड़कियों की लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में सही कह रही थी, ये बात हमें अंग्रेज़ों के 1880-81 के सेंसस से भी मिलती है, जहां रिपोर्टेड है कि इस समय अंग्रेजी सरकार के अंडर 99,700,000 यानी 9 करोड़ 97 लाख औरतें थी, जिनमें से 9 करोड़ 95 लाख औरतें
पढ़ी लिखी नहीं थी। ये वाला इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। ये सिस्टम वापस आना चाहिए अंग्रेजी सिस्टम की जगह, जहां औरतों को बिल्कुल पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। औरतों को भी सबसे पहले एजुकेशन अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम के तहत ही मिली। कलकत्ता में एक हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुई बेथून कॉलेज की, जो कि पहला नॉन क्रिश्चियन मिशनरी सेक्युलर स्कूल था जहां लड़कियों के लिए इनिशियली स्पेशल क्लासेस ली जाती थी। 1879 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेथून कॉलेज की स्थापना की, जो कि पहला वुमेन्स कॉलेज था भारत में, और बेथून स्कूल दूसरा विमेन्स स्कूल था भारत में। पहला वुमेन्स स्कूल था ऑफ कोर्स भिड़ेवाड़ा पुणे में, जो फुलेस ने एस्टैब्लिश किया था। 1897 से 1902 के बीच 37 लड़कियां जो सब बेथून स्कूल से पढ़ी थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में दाखिला लिया। इनफैक्ट इससे भी पहले इसी स्कूल से पढ़कर कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी आनंदीबाई जोशी के साथ। यहीं से पढ़ी थी कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर। दोनों ही आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक पावरफुल अपराइजिंग, चिटागोंग अपराइजिंग का हिस्सा बनी। इनफैक्ट अंग्रेजी एजुकेशन लेकर ही तो भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मांगी। जो डर ओरिएंटलिस्ट को था कि अंग्रेजी एजुकेशन लेकर इंडियंस उनके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, वो सच हो गया था। और मकौले ने कहा था कि जिस दिन ऐसा हुआ, he would be proud। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी एजुकेशन आई थी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस की वो क्लास बनाने के लिए जो अंग्रेजी सरकार का क्लरिकल काम संभालेगी। लेकिन अंग्रेजी एजुकेशन के साथ आए वेस्टर्न आइडियल्स, जो कि आज़ादी और इक्वालिटी, साइंस और रैशनैलिटी थे। लेकिन इन वैल्यूज की पढ़ाई मुहैया कराने वाले अंग्रेज यही सब भारतीयों से छीन रहे थे। भारतीयों को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी और हो गया इनकलाब शुरू। अंग्रेजी एजुकेशन ने फिर न केवल कई मायनों में देश की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी, बल्कि औरतों और शूद्रों अतिशूद्रों की आज़ादी की लड़ाई की नींव भी रखी। तो कौन है ये मकौले पुत्र? सावित्रीबाई फुले, जो अंग्रेजी एजुकेशन को अपनी माँ मानती थी, जिन्होंने उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया, या फिर ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन को जरिया बताया ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाने का, या फिर पंडिता रमाबाई, जिन्होंने अंग्रेजी में किताबें लिख लिख के ये बात कई लोगों तक साझा की कि अपर कास्ट औरतों को ना तो पढ़ने लिखने की, ना अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी थी और उनकी अत्यंत छोटी उम्र में उनका ब्याह कर दिया जाता था। या फिर बेथून कॉलेज से पढ़ी वो सब औरतें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी हर भारतीय औरत के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये सब है मकौले की औलाद? नहीं सर, ये भारत की मिट्टी की सच्ची औलादें हैं, जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन लेकर हर भारतीय को आज़ादी के सही मायने समझाए। शायद मकौले पुत्र वो हैं जो रोज नारा लगाते हैं अंग्रेजी एजुकेशन हटाने का, लेकिन करते बिल्कुल इसका उल्टा है। अक्टूबर 2025 की ये न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 9 यूके की यूनिवर्सिटीज, यानी 9 अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज को अपने कैंपस भारत में सेटअप करने की अनुमति दे दी है। वाह! एक तरफ वोट बटोरने के लिए अंग्रेजी एजुकेटेड लोगों को मकौले की औलाद बोलो, और दूसरी तरफ मकौले के देश से ही यूनिवर्सिटीज को कहो कि आओ आओ सबको अंग्रेजी में पढ़ाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही हिपोक्रेसी ही तो है असली मकौले पुत्र की निशानी, याद रखिएगा। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सोचा ही नहीं था ये एपिसोड इतना वाइब्रेंट होने वाला है। मैं तो सोच रहा था कि मतलब सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ही डिस्कस किया जाएगा और उसकी रूट कॉज को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसके बिफोर और आफ्टर मैथ्स क्या हैं वो डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन शी डन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क और दैट्स ऑल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हाँ, आई नो कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सका। वीडियो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा था। मिलते हैं एक अगले एडिशन में।